नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। बढ़े हुए लॉकडाउन के बीच सोमवार को कई दुकानें खुली और इनमें शराब की भी दुकानें शामिल रहीं। लेकिन जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दुकानों के बाहर लंबी कतार में नजर आए, कई दुकानें बंद करवानी पड़ी और देर शाम दिल्ली सरकार ने शराब 70% महंगी कर दी। लोग इस महंगे दाम से उबर ही पाते कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में भी बढ़ोतरी कर दी गई। तो जो दिल्ली के लोग हैं वो दोहरी मार झेल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी के बाद क्या है दिल्ली का हाल, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सचिवालय आए तो आते ही कुछ इस तरह कैबिनेट की बैठक की। बैठक में दिल्ली के खाली खजाने को भरने के लिए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट 27 से बढ़ाकर 30% कर दिया, जबकि डीजल पर 17.25% से बढ़ाकर 30% कर दिया। पेट्रोल ₹1.67 प्रति लीटर और डीजल ₹7.10 प्रति लीटर महंगा हो गया। अब पेट्रोल और डीजल के दामों में ₹2 लीटर का भी अंतर नहीं रह गया। असर तो डालेगा ही। लॉकडाउन में है, एक तो लोगों का काम भी ब्रेक है अभी इस समय। हम लोग जो है जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं कोरोना से, तो इसके लिए असर तो पड़ेगा ही थोड़ा। सर प्रॉब्लम तो हमारे सामने खड़ी हो गई, लॉकडाउन से निपटे। अब ये तेल महंगा हो गया, सारी मार हमें गरीब आदमी के ऊपर पड़ती है। सबसे बड़ी दिक्कत है लॉकडाउन में, पैसे की कमाई है नहीं, महंगाई सारी चीज़ें होती जा रही हैं। कहाँ से क्या होगा? एक पैसे का बहुत फर्क पड़ता है आज के समय में। तो ये मान के चलो हम लोग रिस्क में काम कर रहे हो और ऐसे काम करेंगे तो एक रुपया बहुत भारी पड़ेगा। इसके अलावा शराब पर 70% कोरोना टैक्स भी लगा दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने से करीब 70 करोड़ रुपए महीना आएगा और शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाने से 275 करोड़ रुपए महीना की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। इस साल अप्रैल में सरकार को बस 300 करोड़ रुपए आए, जबकि पिछले साल अप्रैल में 3,500 करोड़ रुपए का राजस्व आया था। लेकिन पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि लोग यूपी हरियाणा जाकर डीजल खरीदेंगे और राजस्व बढ़ने वाला नहीं है। पहले तो क्या हुआ था, दिल्ली और करीबन 3 या 4 रुपये का फ़र्क था, तो 7 रुपये का करीबन फ़र्क आ गया है। तो तब भी 3-4 रुपये के दिल्ली के, पहले हरियाणा और दिल्ली यूपी दिल्ली के फ़र्क में दिल्ली की करीबन जो है वो सेल ऑलमोस्ट 60% डाउन हो गई थी, 50%। और अब जो है क्योंकि अब डीजल पर है, तो पेट्रोल में भी आएगी, तो इस पर तो ये 90% डाउन होगी अगर जिस तरह से ये डीजल का दाम फ़र्क रहा। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से बाकी चीजें महंगी होने का भी अंदेशा है। दिल्ली सरकार सूत्र ये बता रहे हैं कि शराब पर जो 70% की स्पेशल कोरोना फीस लगाई गई है वो केवल कोरोना काल के लिए है, जबकि पेट्रोल और डीजल पर जो वैट बढ़ाया गया है वो नियमित रूप से बढ़ाया गया है और जब तक सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती या कोई अगला आदेश नहीं देती तब तक ये बढ़ोतरी लागू रहेगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो थी दिल्ली में बढ़े पेट्रोल और डीजल के दामों की बात। अब शराब पर आते हैं। शराब के दाम में भले ही 70% का इजाफा कर दिया गया हो, लेकिन दुकानों के बाहर जो लंबी कतार है उस पर इसका कोई खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। इनका उत्साह देखकर लगता ही नहीं कि कहीं कोरोना का कोई खौफ भी है। ये तस्वीरें दिल्ली के विश्वास नगर की एक शराब की दुकान की हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। शराब के शौक के आगे पुलिस भी लाचार नजर आती है। शराब के दाम 70% बढ़ाए जाने के बावजूद लोग सुबह 4 बजे से ही ठेके के सामने खड़े हो गए। सुबह 4 बजे से आप इंतजार कर रहे हैं शराब के? हाँ जी। ऐसा क्यों? बस लेनी थी, बहुत दिन हो गए थे, मैंने ले लें 2-3 बोतल। देखो सर, शराब के ठेके तो बंद ही नहीं होने चाहिए थे। जैसे राशन की दुकानें खुली हैं ऐसे ये भी खुली होनी चाहिए थी। शायद आज इतनी भीड़ नहीं होती। टाइमिंग होनी चाहिए थी सुबह 10 बजे से 7 बजे तक। दिल्ली में कई जगह लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और कई शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना कराने के लिए नोटिस भी देना पड़ा। ये हाल दिल्ली का ही नहीं, दिल्ली से सटे गाजियाबाद का भी रहा। शराब की दुकानों के बाहर कई किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी रहीं। धूप में आप लोग क्यों खड़े हुए हैं जब ये कह रहे हैं कि ठेका अभी नहीं खुलेगा? तो शासन के आदेश के अनुसार प्रशासन ने जैसे हमें आदेश दिया है, ये ठेका खुलने वाली लिस्ट में है। मेरा दरख्वास्त आप मीडिया के उससे मैं सब लोगों से करना चाहूँगा कि इसे खोल के जल्दी भीड़ को यहाँ से कम करें
और जिससे कि हम लोग भी जल्दी लेके अपने घर चले जाएं। सवाल ये है कि सारे कायदों की धज्जियां उड़ा रही ये भीड़ क्या कोरोना के खतरे को कुछ और नहीं बढ़ा रही है? आप अपनी टीवी पर तस्वीरें देखते होंगे कि जो है मजदूर, प्रवासी मजदूर घंटों इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए, कतारों में खड़े हुए हैं और तब जाके उन्हें एक जो है कटोरी खिचड़ी मिल पाती है। लेकिन यहाँ देखिए लोग यहाँ 5 से 6 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं शराब के लिए। तो समझिए, सवाल खुद से पूछिए कि वाकई में क्या ये हमारा समाज है कि जहाँ पर खाना नहीं मिल रहा और वहाँ पर शराब के लिए इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसमें पुलिस को जो है लाठी पटक करके लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग करानी पड़ रही है। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी में है। 7 मई से ये अभियान शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते में 64 फ्लाइट के जरिए 14,800 लोग भारत लाए जाएंगे। वहीं नौसेना ने भी समुद्र सेतु अभियान शुरू कर दिया है। कोरोना की वजह से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बीच भारत सरकार ने अमेरिका, खाड़ी के देशों और यूरोप में फंसे भारतीयों को लाने का बड़ा अभियान शुरू किया है। पहले ही हफ्ते इसके लिए 64 उड़ानें चलेंगी। 7 मई को पहले दिन 10 देशों से 10 उड़ानें भारतीयों को वापस लेकर आएंगी। अबू धाबी, दुबई, रियाद, दोहा, लंदन, सिंगापुर, कुआलालंपुर, ढाका, मनीला और सैन फ्रांसिस्को से भारत के अलग अलग शहरों के लिए उड़ानें चलेंगी। इस वापसी के लिए अकेले खाड़ी देशों में 3 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन सबकी वापसी नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक वापस आने के लिए रजिस्टर तो लाखों लोगों ने किया है, लेकिन उन्हें ही वापस लाया जाएगा जिनके पास वैध कारण होंगे। इन वैध कारणों में वो कारण है जैसे किसी की नौकरी चली गई हो, वीज़ा एक्सपायर हो गया हो, डिपोर्ट होने वाले हों, उम्र दराज हैं, मेडिकल इमरजेंसी है, प्रेग्नेंट हैं, या फिर वो छात्र जिनके हॉस्टल बंद हो गए हैं, या फिर कोई ऐसी फैमिली इमरजेंसी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल कुल 14,800 यात्री इस अभियान में लाए जाने हैं। हर फ्लाइट में 200 से 300 लोग होंगे। हालांकि इस वापसी के लिए मुसाफिरों को पैसा भी देना होगा। सरकार ने बाकायदा इसकी दरें तय कर दी है। लंदन से मुंबई, अहमदाबाद आने के 50,000 लगेंगे, जबकि शिकागो से हैदराबाद आने के 1 लाख रुपए है। सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क से वापसी के लिए भी 1 लाख रुपए होंगे। सबसे सस्ती वापसी बांग्लादेश से होगी। The period between May 7 to May 13th. 7 से 13 मई के बीच हमने लोगों को लाने की योजना बनाई है, जिसमें 10 फ्लाइट UAE, 2 कतर, 5 सऊदी अरब से आएंगी। कुल मिलाकर पहले हफ्तों में 64 उड़ानें होंगी। 5 flights from Saudi Arabia. Total number of flights that will be operated during the first week to 64. वैसे वापसी के पहले इन सब मुसाफिरों की जांच होगी। सरकार इन सब से अंडरटेकिंग भी ले रही है। वो आकर क्वारंटीन रहेंगे और इसका खर्च भी उठाएंगे। भारतीय नागरिकों की वापसी के इस अभियान में नौसेना ने भी ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। 2 युद्धपोत INS जलाश्व और INS मगर मालदीव से करीब 1000 लोगों को भारत लाएंगे। लॉकडाउन के दौर में विदेशों में फंसे भारतीय इस बात से परेशान थे कि वो किसी भी तरह अपने देश लौटे। उनके लिए सरकार का अभियान बहुत बड़ी राहत बन के आया है। नई दिल्ली में कादम्बनी शर्मा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और मुंबई शहर पर कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा बरपा है। यहाँ पर आंकड़े 9,000 के पार जा चुके हैं। चिंता बढ़ गई है और ऐसे में पार्क, पार्किंग, कॉलेज और ग्राउंड जैसी खुली और बड़ी जगहों को कोविड-19 हॉस्पिटल और आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। BMC कोशिश कर रही है कि 76,000 बेड्स की व्यवस्था हो। देश की आर्थिक राजधानी पर कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। सिर्फ मुंबई में करीब 9,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। महाराष्ट्र के करीब 65% मामले अकेले मुंबई से हैं। इस तादाद को देखते हुए शहर में जल्द से जल्द करीब 76,000 बेड की पूरी व्यवस्था की कोशिश है। दिन रात मेहनत कर रहे ये दर्जनों कारीगर हार्डबोर्ड के बेड्स बना रहे हैं। तस्वीरें मुंबई के मनोहर जोशी कॉलेज की हैं, जिसे 1000 बेड के अस्पताल में बदला जा रहा है। यहाँ पे कम से कम ज़्यादा में ज़्यादा 1000 पीस लोग ने बोला है, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना बने उतना ज़्यादा में ज़्यादा हो सके। ये है मुंबई के BKC का MMRDA ग्राउंड, जहां 1000 से ज्यादा बेडों की व्यवस्था के लिए ताबड़तोड़ काम शुरू है।
ये भव्य ग्राउंड कोविड-19 अस्पताल में तब्दील हो रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई बेड्स में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि अस्पताल को 15 दिनों में तैयार कर लिया जाएगा। तो वहीं पहले से आइसोलेशन सेंटर बने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के परिसर में अब आईसीयू सेंटर भी बन रहा है। 25 बेड्स की तैयारी है, 10 बेड्स और जुड़ेंगे। आईसीयू आइसोलेशन का सेंटर बना रहे हैं एंड इट इज़ 4000 स्क्वायर फीट एंड हम लोग का बेड कैपेसिटी एज ऑफ नाउ 25 है एंड इट इज़ एक्सटेंडेबल अप टू अनदर 10 बेड्स विच इज़ इन टोटल 35 बेड्स। मुंबई के लैंडमार्क महालक्ष्मी रेस कोर्स के पार्किंग के हिस्से में भी 200 से ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था पर काम जारी है। तो वहीं माहिम नेचर पार्क के भीतर भी करीब 300 बेड लगाने की तैयारी है। स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी का जिम्मा संभाल रहे बीएमसी में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश काकानी के मुताबिक करीब 60,000 बेड्स तैयार हैं और कोशिश है इसे 76,000 तक बढ़ाने की। हमारी जो बेड की कैपेसिटी है वो 76,000 करने का लक्ष्य निश्चित किया है। 76,000 के लक्ष्य में आज हम 60,000 के ऊपर तक हम पहुंच गए हैं और आने वाले समय में भी हम 76,000 तक हम पहुंच पाएंगे, इसमें हमारा को विश्वास है। उसके साथ ही हम जो क्रिटिकल पेशेंट्स है उसकी संख्या करीबन 150 है, उस पर ज़्यादा ध्यान हम दे रहे हैं। कई अस्पतालों में भी बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। जानकार कहते हैं जिस रफ्तार से मरीजों को भर्ती किए जाने की व्यवस्था पर जोर है, उतना ही जोर स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 200 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स कोरोना से प्रभावित हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा हैं, उन्हें रेड जोन में रखा गया है, जहां कड़ी सख्ती है। रेड जोन में भी कई कंटेनमेंट जोन है, जहां पूरी तरह से इलाके सील किए गए हैं। ऐसे ही नोएडा के कंटेनमेंट जोन में हमारे सहयोगी संजय किशोर फंसे हुए हैं और वहां के हालात को दिखाते हुए उन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। आपको दिखाते हैं। नोएडा के सेक्टर 93A इलाके की ये सड़क बंद कर दी गई है। इस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर पुलिस 24 घंटे कड़ी निगरानी रखे हुए है। यहाँ रहने वाली 72 साल की एक बुजुर्ग महिला डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 बार पास के अस्पताल जा रही थी। 25 अप्रैल को उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। तब से सोसाइटी को प्रशासन ने रेड जोन में डालकर सील कर दिया है। अंदर रोजमर्रा की जरूरत की दुकानें बंद कर दी गई हैं। गाड़ियों पर धूल की परतें चढ़ी हुई हैं। बैडमिंटन कोर्ट, झूलों और स्लाइड्स को बच्चों का इंतजार है। हर तरफ खामोशी है, मानो यहाँ कोई रहता ही नहीं। दूध, दही, घी, ब्रेड, अंडा कह सकता है, आके ले जाए। तभी इस ऐलान से थोड़ी हलचल होती है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की वैन सब्जियां और फल लेकर आई हैं। मदर डेयरी की तरफ से दूध और ब्रेड वगैरह मुहैया कराए जा रहे हैं। प्रशासन ने जरूरी सामान की होम डिलीवरी की भी इजाजत दे रखी है। 24 घंटों में यही एक वक्त होता है जब आपको फ्लैट से निकलने की इजाजत होती है। बुजुर्गों को ये छूट भी नहीं है। RWA ने उनके घरों तक राशन पहुंचाने का इंतजाम कर रखा है। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि अपने अपने घर में रहेंगे, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। शुरू के दिनों में ये कवायद भी होती थी, तब दहशत और बढ़ जाती थी। जागरूक लोगों की सक्रियता से सैनिटाइजेशन का काम भी होता है। आपका ये रिपोर्टर भी इसी सोसाइटी में रहता है, रेड स्पॉट के हॉट जोन में। बाहर निकलने के लिए वैलिड पास है, लेकिन दफ्तर ने 14 दिनों के लिए घर में रहने की ही हिदायत दी है। जिंदगी रुकी नहीं है, धीमी जरूर हुई है, वो भी चंद दिनों के लिए। नोएडा से संजय किशोर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।